Assalamu alaikum. Hope all of you are fine and doing well. So कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था जिसका टॉपिक था WPS एंड WQT, वेल्डर क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीजर क्वालिफिकेशन। एंड आज हमारा टॉपिक होगा मटेरियल इंस्पेक्शन एंड कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। सो व्हाई डू वी नीड टू डू मटेरियल इंस्पेक्शन? हमें मटेरियल को क्यों इंस्पेक्ट करना होता है? व्हाट इज द मेन रीजन? यस प्लीज, एनीवन। मटीरियल की इंस्पेक्शन सर इसकी भी जरूरी होती है कि लेट्स सपोज हम कोड्स एंड स्टैंडर्ड में मटीरियल की जो इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ओके। लेट्स सपोज हमारे पास कार्बन स्टील है कोड एंड स्टैंडर्ड के हमने इसके रिलेटेड वेल्डिंग करनी है। तो जो मटीरियल हमें पीछे मैन्युफैक्चरर भेज रहा है उसकी वो जो है वो स्टेनलेस स्टील है, या उस जो मटीरियल हमें आया है उस वो मटीरियल तो वो स्टेनलेस स्टील है लेकिन वो ग्रेडेड नहीं है, या उसके ऊपर वो स्टैम्प नहीं है मैन्युफैक्चरर की कहाँ से है। तो उससे जो वेल्डिंग की क्वालिटी है उस पर सर असर आता है। Basically, we need to refer to the welding grade. वेल्डिंग के ओके। हमें मटेरियल का हीट नंबर चेक करना होता है, पी नंबर चेक करना होता है, राइट? जी सर। एंड व्हाई वी डू दैट? हमें मेक श्योर करना होता है कि जो मटेरियल हमारे पास पहुंच रहा है दैट इज राइट फॉर द जॉब। ओके। अगर उसका ग्रेड चेंज होगा, अगर ग्रेड चेंज हो जाता है तो इफेक्ट क्या होगा? मटेरियल में चेंजिंग मतलब रिक्वालिफिकेशन। जी दैट इज वाई कि जब भी आपके पास मटेरियल अराइव होता है तो जो मटेरियल इंस्पेक्टर होता है उसने उसको इंस्पेक्ट करना होता है, चेक करना होता है कि आपका मटेरियल किसी किस्म के डैमेजेस वगैरह से फ्री है, कोई कंटेमिनेशन ना हो उसके ऊपर। ठीक है, वो प्रॉपर कंडीशन में मौजूद होना चाहिए और उसका ग्रेड जो है वो ट्रेसेबल होना चाहिए। लाइक हम जो मटेरियल की PMI करवाते हैं, पॉजिटिव मटेरियल इंस्पेक्शन, उसमें चेक की जाती है मटेरियल की केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन, जी अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है जी दैट मीन्स कि वो उस ग्रेड का मटेरियल ही नहीं है जैसे जिस ग्रेड की हमारी रिक्वायरमेंट है। सो आर वो गोइंग टू वेल्ड? जी क्या हम उसे वेल्ड करेंगे? नो कभी भी नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने यही मटेरियल देखना होता है तो इसकी रेफरेंस आपको कहाँ कहाँ पे मिल रही है? MTC पे भी, WPS पे भी और ड्राइंग्स पे भी। हाँ तो आपका मटेरियल जो है वो सेम ग्रेड का होना चाहिए एंड ट्रेस टू एन आइडेंटिफाइड सर्टिफिकेट, जी राइट? सिर्फ ऐसा नहीं करना कि उसकी MTC आई तो उसी पे यकीन कर लिया कि MTC में उसने ये लिखा हुआ है, नहीं। अब अपने QC डिपार्टमेंट से भी उसको वेरीफाई करवाओगे। ओके। मटेरियल इंस्पेक्शन हमें किन किन जगहों पे करनी होती है? ये मैं आस्क हूँ, कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? प्लेट पाइप मिल पे भी करते हैं, ड्यूरिंग फैब्रिकेशन या कंस्ट्रक्शन पे भी करते हैं, आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ मटेरियल, यूजिंग प्लांट मेंटेनेंस प्रोग्राम आउटेजेस और शटडाउन्स वगैरह पे भी आपको मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वायर होती है, राइट? सो डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग फैब्रिकेशन, जिसमें ये कुछ नॉर्मल यूज़ होने वाले मटेरियल्स हैं। हाँ, इनमें टाइटेनियम, कॉपर, इस तरह के अलॉयज आपको कम ही देखने को मिलते हैं। वो बहुत रेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पे आपको ये कभी देखने को मिलेंगे, वरना नॉर्मली स्टील्स चलती हैं। लाइक आपकी कार्बन स्टील है। ओके, कार्बन स्टील में आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। फिर आपके अलॉय स्टील्स हैं, अलॉय स्टील में टाइप्स आ जाती हैं, डिफरेंट ग्रेड्स हैं, डिफरेंट अलॉयज हैं आपके पास एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग। ओके। अब हर मटेरियल के अंदर हम कुछ अलॉइंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ दैट मटेरियल। इनको ऐड किया जाता है और इनका कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है। ओके। जी
हर एलिमेंट का एक प्रॉपर फंक्शन है और हमें उसको देखते हुए, उसको फॉलो करते हुए देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट किस एलिमेंट की है। उसके अकॉर्डिंग आप वो एलिमेंट ऐड करवाओगे और अपना मटेरियल मैन्युफैक्चर करवाओगे। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है स्टील का। कार्बन स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। मैंगनीज टफनेस प्रोड्यूस करेगा। सिलिकॉन एज अ डीऑक्सीडाइजर है। एल्यूमिनियम ग्रेन डिफाइनर प्लस डीऑक्सीडाइजर प्लस टफनेस भी प्रोवाइड करता है। राइट। सो आपको ये सभी याद होने चाहिए। ओके। लीड करते हो क्वेश्चन कर सकता है इसमें भी कि अच्छा जी ये मटेरियल है तो उसके अंदर अगर हम ये वाला एलिमेंट ऐड करते हैं तो इस एलिमेंट का फंक्शन क्या होगा। राइट। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस टेबल को भी रिमेंबर करना। नाउ वी हैव two type of inspections. One is non-specific, second is specific. स्पेसिफिक इंस्पेक्शन में भी दो टाइप का मटेरियल आता है, नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन में भी दो टाइप का मटेरियल आता है। यानी टोटल 4 डॉक्यूमेंट टाइप मटेरियल हैं आपके पास। दो किस में है, नॉन स्पेसिफिक में, दो हैं स्पेसिफिक में। अब नॉन स्पेसिफिक में कौन आ रहा है, नॉन स्पेसिफिक में टाइप 2.1 डॉक्यूमेंट मटेरियल है। तो 2.1 डॉक्यूमेंट टाइप मटेरियल, इसमें सिर्फ आपको स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस मिलेगी। जस्ट स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, नथिंग एल्स। कोई टेस्ट रिजल्ट, कोई रिकॉर्ड, किसी मैकेनिकल प्रॉपर्टी का कोई मैयर अंदर इंक्लूड नहीं होगा। और इसे वैलिडेट कौन करता है, मैन्युफैक्चरर। ऑब्वियसली जो बनाएगा वो तो कहेगा ना कि मैंने तो अच्छा बना के दिया आपको, लेकिन ये आपको भी पता है कि आपने किस चीज़ के लिए पे किया है। उसे भी पता है कि वो आपको क्या बना के दे रहा है। राइट। टाइप 2.2 डॉक्यूमेंट, इसमें आपको टेस्ट रिजल्ट मिलेगा बट ऑफ नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। यानी नॉन स्पेसिफिक मींस जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का कोई मैयर नहीं होगा, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस होगी कि आपने जैसा रिक्वायर किया था वैसा मटेरियल बना दिया। देन आता है टाइप 3.1 डॉक्यूमेंट टाइप मटेरियल। इस मटेरियल के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी मिलती है, टेस्ट रिजल्ट मिलता है जिसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मैयर आपको अचीव हो जाता है। राइट। लेकिन इसको वैलिडेट करने वाला कौन है, मैन्युफैक्चरर का ऑथराइज्ड पर्सन होता है। अगेन आपकी उस तक रसाई नहीं है। हाँ, जो टाइप 3.2 डॉक्यूमेंट टाइप मटेरियल है ये, इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस प्लस टेस्ट रिजल्ट, ईच एंड एवरी माइनर डिटेल्स मिलेंगी मटेरियल के रिलेटेड। और इसको मैन्युफैक्चरर का ऑथराइज्ड पर्सन तो वैलिडेट करता ही करता है। अब अपने क्यूसी डिपार्टमेंट से या थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर जो डेजिग्नेटेड पर्सन हो, आप उससे भी इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। राइट। सो नॉर्मली जब आप 3.2 डॉक्यूमेंट टाइप मटेरियल बनाते हैं तो जो मटेरियल इंस्पेक्टर होता है ना, उसको मैन्युफैक्चरर के पास डेजिग्नेट कर दिया जाता है। वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही रिकॉर्ड करता है कि हाँ ये मैंने इस चीज़ को विटनेस किया कि जैसा हमने रिक्वायर किया था एज इट इज़ ही इसने वो सारा मटेरियल बनाया। राइट। बिकॉज रिस्क नहीं ले सकते ना, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो ये फिर जब आपको इस पे वैलिडेशन मिल रही है, आप इसको वैलिडेट करवा सकते हो, तो ऑब्वियसली फिर आप प्रिकॉशंस भी उसी तरह से लोगे। ओके। देन जो कुछ जनरल इम्परफेक्शंस आती हैं मटेरियल के अंदर, वो क्या है, सरफेस लैमिनेशंस हैं, सब सरफेस लैमिनेशंस होती हैं। फिर ये लैप, कोड लैप, इस तरह की चीज़ें मटेरियल के अंदर आ रही होती हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, और ये पुअर ग्रेडेड मटेरियल्स की निशानी है। जितना भी पुअर ग्रेडेड मटेरियल होगा उसके अंदर आपको लैप, कोल्ड लैब्स, ये लैमिनेशंस वगैरह नजर आएंगी।
लैमिनेशन अगर सरफेस पे है तो आपको इस तरह से विजिबल हो जाएगी जैसे यहाँ पे ये नजर आ रही है। ओके। और लैप, लैप आता है हमेशा सरफेस पे, ऊपर वाली साइड पे भी हो सकता है, नीचे वाली साइड पे भी हो सकता है। लैमिनेशन आती है साइड्स पे, ये ऊपर नहीं आ सकती, ना ऊपर हो सकती है ना नीचे हो सकती है, ये इन बिटवीन मटेरियल हो सकती है या साइड्स पे आ सकती है, राइट। देन वी हैव सम रस्ट ग्रेड्स। और रस्ट ग्रेड्स, जब स्टील बिल्कुल न्यू कंडीशन में होती है तो इसके ऊपर ये शाइनी ब्लू कलर की एक सरफेस बनती है जिसको हम अडहेरेंट मिल स्केल कहते हैं। आगे इसी की वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन होता है और इसी की वजह से स्टील के ऊपर रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, पड़ी पड़ी स्टील को जंग लगना शुरू हो जाता है। ये ब्लू जो है ये कौन सा मटीरियल ऐड करने से फिर ये ब्लू शेप आती है? ये नेचुरल कलर है। नेचुरल प्रोसेस है, जब भी आप आयरन को हीट अप करते हो ना, जब उसकी रोलिंग करते हो तो उसमें आयरन की ऑक्साइड्स बनती हैं। ये जो ब्लूइश आपको कलर नजर आ रहा है ये बेसिकली आयरन के ऑक्साइड्स हैं। ऑक्साइड, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, ये ऑक्साइड्स होती हैं। जब फाइनल कंप्रेसिंग होती है स्टील की तो उसमें ये बिल्कुल एक नॉट नोटिसेबल थिकनेस की लेयर बना देती हैं ऊपर। जी। ठीक है, और इनकी पोटेंशियल में डिफरेंस होता है जिसकी वजह से क्रोयन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज अनदर टॉपिक। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। रस्ट ग्रेड बी, जिसमें हल्का हल्का रस्ट होता है और ऊपर ये ब्लू कलर की ऑक्साइड की लेयर जिसको हम मिल स्केल कहते हैं ये मौजूद होती है। देन रस्ट ग्रेड सी। रस्ट ग्रेड सी पे या तो मिल स्केल खत्म हो चुकी होती है या आप उसको स्क्रैप करके ऊपर से उतार सकते हो। एंड रस्ट ग्रेड डी, इस पे आपको विजिबल पिटिंग नजर आती है, जनरल पिटिंग है। यहाँ पे बिल्कुल स्लाइड से पिटिंग होती है। पिटिंग किसे कहते हैं? जब भी आपके मटेरियल की वॉल थिकनेस रिड्यूस होना शुरू हो जाए, कम होना शुरू हो जाए, जिसको हम कहते हैं ना मेटल का गल सड़ जाना, कि उसकी जो वॉल है या उसकी जो थिकनेस है वो कम होना शुरू हो जाएगी, उसमें खड्डे पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? पिटिंग। ओके। कभी बाज औकात आपने कोई पुराना ड्रम देखा हो ना जिसमें लिक्विड वगैरह रखते हैं तो वो नीचे से पैंदा उसका सारा गला हुआ होता है, अंदर बाज जगह पे तो सुराख बड़े बड़े पड़ जाते हैं, वहां से मेटल सारे ही खाया जाता है। ठीक है, तो वो जो खड्डे पड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पिटिंग। ओके। So section number 8. In section number 8, we have some definitions. कुछ definitions हैं जिनको हमें कंसिडर करना है और जिनको आपने याद रखना है। मे भी आपको इनमें से भी वो लाइक आपका नॉलेज चेक करने के लिए आपको यहाँ से भी कोई क्वेश्चन दे सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल वो आपको स्टेटमेंट दे दे और बोले कि बताएं ये क्या चीज़ है, राइट। तो ये हेडिंग्स हैं और ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको आपने कंसिडर करना है, राइट। So normative document that provide rules, guidelines, and characteristics for activities of their results. The term normative document is generic, covering documents such as standard, technical specification, code of practice, and regulation. ये like एक cover up है तमाम आपके पास जो documents होते हैं उनका। Standard document established by consensus and approved by a recognized body for repeated use। तो ये गाइडलाइंस होती हैं जिनको हम रिपीटेड यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। जी। हार्मोनाइज स्टैंडर्ड, जब दो स्टैंडर्ड्स इंटरलिंक होते हैं, राइट। Standards on same subject approved by different standardizing bodies that establish interchangeability of product, processes, and services, or mutual understanding of test result or information provided according to these standard। जहाँ पे जाके ये पैचअप होता है इनका, लाइक ये मिलते हैं या कहीं पे सेम सिनेरियोज आ जाते हैं इनमें, तो वहाँ पे इनकी शेयरिंग जो है इसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोनाइज स्टैंडर्ड। कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या है?
document that recommend practices or procedure for the design, manufacture, installation, maintenance, and utilization of equipment, structures, or products, right? regulations ये किसी भी कंपनी के अंदर लेजिस्लेटिव रूल्स होते हैं, जो मैंडेटरी रूल्स होते हैं, जिनको आपने फॉलो करना ही करना है। ये कंपनी के अपने बाइंडिंग रूल्स होते हैं। रूल्स एंड अथॉरिटी, ये वो बॉडी है जो कि लीगल पावर रखती है और राइट्स रखती है। रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग और अडॉप्टिंग रेगुलेशंस। इन्फोर्समेंट, जो कि इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। स्पेसिफिकेशन, ये वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर तमाम फिजिकल या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स कवर होती हैं, लाइक आपके विजुअल इंस्पेक्शन, एनडीटी, मैकेनिकल टेस्टिंग वगैरह। प्रोसीजर, प्रोसीजर इज सिंपली वे टू कैरी आउट एन एक्टिविटी और प्रोसेस, कि किसी काम को आपने किसी टास्क को परफॉर्म किस तरह से करना, राइट? So yeah, that's all about today's topic. If you guys have any question regarding to the topic, you can ask me. Clear? So कल हमारा टॉपिक होगा drawings and welding symbols, right? Chapter number 9 we will cover tomorrow. Okay guys, take care. Allah Hafiz.